बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उस नाई के घर पर उसकी बीवी और उसका एक बेटा रहता था। नाई के मन में बिल्कुल शांति नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा दीनानाथ, जो कि 20 साल का था, लेकिन वो नाई का काम सीखना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा हुनर था और वो दिनू, हाँ दिनू, उठ जा, अभी तेरा पिताजी आ जाएंगे घर पे। जल्दी उठ ना दिनू। माँ, पिताजी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो अभी भी बाल काट रहे हैं। मुझे कैंचे की आवाज आ रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। ओह, एक बात भी इसको सुनाई नहीं देती है। एक काम कर, जब तेरे पिताजी इस दुकान से निकलेंगे ना, तब तू मुझे आवाज दे देना, तब मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी, ठीक है? माँ, पिताजी आ रहे हैं, खाना तैयार रखो। ठीक है। अच्छा महाराज, अभी भी बिस्तर पर पड़े हो? कुछ काम धंधा वगैरह नहीं करोगे? जरा हाथ भी तो बटा सकते हो, आके मेरे साथ काम भी तो सीख सकते हो। काम? और वो भी बाल काटना? ये मैं हरगिज नहीं करूँगा। मैं दूर दूर की आवाजें सुन सकता हूँ, ये क्षमता है मेरे पास। बाल काटने से भी बड़ा काम करूँगा मैं एक दिन। तो फिर क्या करेगा बताओ जरा। मैं राजा जी के पास जाऊंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा और उनका राज्य मैं चलाऊंगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देख। अगर सच में कुछ करना है तो घर से बाहर निकल और देख जरा, आम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इतनी सी बात के लिए आपने मुझे खरी खोटी सुनाई। माँ, मैं आज ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैंने बिल्कुल सही कहा। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और ये लेटे लेटे राजकुमारी से शादी के सपने देखता रहता है। जा, निकल जा, अभी के अभी जा। हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। आप लोगों को छोड़ के मैं अभी चले जाता हूँ। दिनू बेटा, सुन मेरी बात। कहाँ जा रहा है तू बेटा? मत जा बेटा। दिनू, बात कुछ भी नहीं थी और मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी उन्होंने। मैं अब घर कभी नहीं जाऊंगा, उनके बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा और मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा। और अब जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूं, मैं घर लौटूंगा ही नहीं। ओ भाई, सारे आम तुम खा लोगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे? इतना सारा आम खाना बंद करो, इतने मत खाओ। तुम कौन हो? मेरा नाम कानू है। मैं जितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है, इसलिए मैं खाते रहता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तो आज तक मेरा पेट कभी भरा ही नहीं, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि तेरा हाथी जैसा पेट भरना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम इतना खाते रहोगे तो कोई भी पेट में एक भी फल नहीं बचेगा। फिर बाकी लोग क्या खाएंगे बताओ जरा? उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो। राजमहल? हाँ, राजमहल। राजमहल पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रहेगी। चलो चलो चलो, अब मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो राजमहल चलते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसा ही मेरे पास भी एक खूबी है। चलो चलते चलते तुम्हें बताता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा गुण है। देखना, राजा जी राजकुमारी का विवाह तुमसे कराएंगे। दोस्त, तुमने कोई आवाज सुनी? पता नहीं यहाँ पर कौन जोर जोर से खराटे मार के सो रहा है। हाँ, बहुत दूर से आवाज आ रही है। चलो जाके देखते हैं, पता नहीं कौन सो रहा है। हाँ, अरे शांति से सोने दोगे या नहीं? घर पर भी कोई सोने नहीं देता और तुम यहाँ शोर मचा रहे हो। किसने तुम्हारी नींद खराब करी बताओ जरा? अरे अब मैं क्या बताऊं, ऊपर से एक पत्ता नीचे गिरा और जमीन कांपने लगी। अब इतनी जोरों से जमीन कांपेगी तो बंदा कैसे सोएगा? इतनी जोरों से जमीन हिलेगी तो बंदा कैसे सो पाएगा? ये तुम क्या बोल रहे हो? ऊपर से एक पत्ता गिरा, जमीन हिलने लगी, तुम्हारी नींद खुल गई? अब बोलो मत, मैं तो ऐसा ही हूँ। सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, तभी तो मैं सो पाऊंगा। कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। पत्ते की क्या बात कर रहे हो? एक चींटी भी सरक के जाती है ना तो मेरी नींद खुल जाती है। एक केचुआ भी चलता है ना तो उससे मुझे गुदगुदी होती है, उससे मेरी नींद तुरंत खुल जाती है।
अरे वाह, तुम्हारे पास भी एक अद्भुत कला है। चलो मेरे साथ राजमहल चलो, वहाँ तुम आराम से सो पाओगे। पर तुम कौन हो ये तो बताओ, अपने बारे में कुछ तो बताओ। वो हम तुम्हें चलते चलते बताएंगे। गर्मी की मार इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अचानक इस तपती गर्मी में ठंड का ऐसा कहर टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी गर्मी पड़ रही है कि जानवर भी दम तोड़ रहे हैं। हाँ भाई साहब, काश कुछ राहत मिल जाती। गर्मी से लोग परेशान थे। हर कोई ठंडी हवा की दुआ मांग रहा था। एक दिन गांव में अचानक से बादल लगने लगे, तूफान आने लगे। माँ, ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी ठंड क्यों? ये तो अजीब है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। गर्मी के बीच अचानक आई ठंड ने सभी को हैरान कर दिया। अरे ये क्या मुसीबत है, इतनी ठंड में तो हम बीमार पड़ जाएंगे। गर्मी में अचानक आई ठंड ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। अरे हमें तो लगता है ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं, ये कोई श्राप है। कहीं देवता हमसे नाराज तो नहीं? अफवाहें फैलने लगीं। हर कोई अपने अपने अंदाज से ठंड का कारण खोजने लगा। 14 साल का लड़का आरव सबकी बातें सुनकर कहता है, ये कोई श्राप नहीं, ये मौसम का बदलाव है। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। आरव ने लोगों को समझाया कि घबराने के बजाय ठंड से बचाव के तरीके अपनाओ। लोग अलाव जलाते हैं, घरों में कंबल और गर्म सूप तैयार करते हैं। आरव की बात सही थी, डरने से कुछ हल नहीं होता, हमें सिर्फ सतर्क रहना चाहिए। सभी ने मिलकर ठंड से बचाव किया और कुछ दिनों में मौसम सामान्य हो गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि अचानक आई मुश्किलों से घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 पक्के दोस्त रहते थे, रघु और किशन। बचपन से दोनों साथ खेलते, खाते और सपने देखते थे। गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन रघु ने कहा, किशन, मेरा सपना है शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का, तू चलेगा मेरे साथ क्या? किशन बोला, मैं यही ठीक हूँ भाई, लेकिन तुझे जाना है तो जा, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। रघु शहर चला गया और वक्त बीतता गया। वक्त ने सब बदल दिया। 10 साल बाद रघु अब शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ था, लेकिन रिश्ता वो कहीं पीछे छूट गया था। एक दिन रघु को एक बिजनेस टूर पर अपने गांव जाना पड़ा। गांव में जब रघु की गाड़ी घुसी, लोग उसे देखकर हैरान रह गए। तभी एक जगह एक पुराना सा आदमी उसके पास आया। बाल सफेद, कपड़े सादे, लेकिन आंखों में अपनापन। वो किशन था। किशन ने कहा, रघु, तू आ गया? कैसे हैं भाई? रघु थोड़ा ठिठका, पहचान तो गया, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। वो बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? किशन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो ठीक हूँ, तेरा नाम अब अखबारों में आता है, बहुत खुश हूँ तेरे लिए।
रघु ने छोटी हंसी हंसी और बहाना बनाकर निकल गया। अगले दिन रघु की गाड़ी खराब हो गई, फोन भी बंद, बारिश हो रही थी और उसे किसी मदद की सख्त ज़रूरत थी। गांव के कई लोगों ने मुंह मोड़ लिया। तभी एक आदमी आया छाता लेकर। वो किशन था। चल मेरे भाई, मेरे घर चल, खाना भी खा लियो, कपड़े भी सुखा लेना। रघु थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोला, तू अभी भी वैसा ही है और मैंने तुझे भूल ही गया था। किशन ने कहा, दोस्ती में नाम, पैसा या ताकत नहीं देखी जाती। जब तू गया था मैं खुश हुआ और आज तू आया है तो भी खुशी फिर लौट आई। दोस्ती का मतलब ही है बिना मतलब साथ निभाना। सच्चा दोस्त वही होता है जो वक्त, दूरी और हालात बदलने के बाद भी वैसा ही रहता है। भोला हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े घने जंगल के अंदर एक वृक्ष के सामने खड़ा हुआ था। तुम चाहे कितने ही पुराने पेड़ कहे न हो, हम हैं लकड़हारा और हम तुम्हारा चीथड़ा कर देंगे और तुम्हें बाजार में बहुत ही अच्छे दाम में बेचेंगे। चल भैया। इतना बोलकर भोला कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर दूसरा लकड़हारा आ गया, जो भोला का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भैया रुको रुको रुको, अरे तुमसे कितनी बार कहा है लकड़हारे का धंधा छोड़ के कोई दूसरा धंधा पकड़ लो। ये सुनकर भोला क्रोधित हो गया और बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पगला वगला गए हो का? अरे सही तो कह रहा हूँ। तू अपनी लकड़ियाँ लेकर जब भी बाजार में जाता है, कोई ग्राहक तेरी लकड़ियाँ नहीं खरीदता। थक हार कर तू अपनी लकड़ियाँ गांव में ही आधे पौने दाम में बेच देता है और गांव वाले भी तरस खाकर तेरी लकड़ियाँ खरीदते हैं कि कहीं तू भूखा न रह जाए। और तू जितनी लकड़ियाँ काटता है ना, आधी ही बाजार में ले जा पाता है। कोई न कोई मुसीबत टूट ही जाती है। यह सुनकर भोला निराश हो गया। अब जो भी हो, लेकिन हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारी तकदीर के सितारे जरूर पलटेंगे। अरे कुछ लोगों की तकदीर कभी नहीं बदलती भोला, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। तू गरीब था और गरीब ही रहेगा। हाँ। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा भोला का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। भोला लकड़ियां काटने में लग गया। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की दिशा की ओर मुड़ा ही था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और हल्की फुल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई। ओहो, क्या तुझे भी अभी बरसना था? अरे लकड़ियां गीली हो जाएंगी और गीली लकड़ियां बाजार में कोई नहीं खरीदता। अरे काहे बरस रहे हो बादल देवता? तभी भयंकर वर्षा होने लगी। भोला इधर उधर बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना तलाशने लगा। तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। भोला तुरंत उस गुफा के अंदर चला गया।